देखो न्यूक्लियर फिजिक्स आज स्टार्ट करते हैं, है ना। और रेडियो एक्टिविटी जो पोर्शन है हटा दिया गया है, तुम्हारे केमिस्ट्री से भी हटा दिया गया है ना, तो इसीलिए पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, है ना। देखो न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स में क्या डिफरेंस है। एटॉमिक फिजिक्स में केवल हम और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में केवल हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, और न्यूक्लियर फिजिक्स में केवल न्यूक्लियस के बारे में। और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते इतना इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है न्यूक्लियर के अंदर कि हम इसका पूरा एक चैप्टर ही बना दिया अलग से, है ना। आइए सर, पूरा एक चैप्टर ही नया बना दिए, है ना। तो देखो न्यूक्लियर फिजिक्स में बेसिकली क्या पढ़ेंगे बेटा, न्यूक्लियर पढ़ेंगे एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है ये देख लेंगे, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। इसमें तो इतने सारे क्वेश्चंस नीट पे रिपीट होते हैं, और ये तुम्हारा खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो बेसिकली 3 टॉपिक है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस, क्या बोला है, द मास नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स में क्या कंटेन करता है बेटा, प्रोटॉन प्लस तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियाई और न्यूक्लियॉन्स में डिफरेंस समझ में है। न्यूक्लियाई मतलब पूरा अंदर का पोजीशन, और न्यूक्लियॉन्स मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ओके, देखो न्यूक्लियस क्या होता है, बेसिकली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना होता है। हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे, ठीक है। हमने ये भी देख लिया है पिछले चैप्टर से, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, अल्फा स्कैटरिंग, कि जो न्यूक्लियस होता है बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटा होता है और बहुत डेंस होता है। एक्चुअल में एक एटम का 99% जो वेट है वो न्यूक्लियस ही कंटेन करके रखता है। 1% वेट कौन कंटेन करता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना छोटा होने के बाद भी 99% अगर वेट रख रहा है तो बहुत डेंस होगा, बहुत ज़्यादा, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखो बेसिकली हमको मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो एक्यूरेट वैल्यू ये होता है, लेकिन हम दोनों का एक ही लेते हैं, 1.67 और 1.67, है ना। बाकी आगे के डेसिमल डिजिट्स देखोगे तो डिफरेंस आता है। ओके, अब अगर देखोगे तो किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है बेटा, ये है ना, या तो एक होता है, ये भी सामने भी लिखा होता है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा, न्यूक्लियॉन्स या फिर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और ये क्या करता है, केवल एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब मुझे अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, a माइनस z, ठीक है। x इज एलिमेंट, ये तो पता ही है तुमको, और a जो होता है z प्लस, ठीक है। ओके, अब देखो बेसिकली हम कुछ भी चीजें लेने जाते हैं तो ये भी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मुझे 1 kg शक्कर लेने जाना है, ठीक है, तो मैं जाके वहां पे ये नहीं बोलूंगा कि मुझे 1 मिलियन मिलीग्राम शक्कर दे दो, वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जबकि होता है 1 kg, मैं उसको क्या बोलूँगा, 1 kg दे दे। वैसे फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर तुम बोलोगे 1 kg कार्बन, 1 kg यूरेनियम, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तुमको किस टर्म्स में बात करना पड़ेगा, AMU। AMU बहुत छोटा यूनिट है और छोटे मास को टैकल करता है, समझ में आया। और ये जो होता है वो बेसिकली होता है कार्बन को 12 से डिवाइड करना है, और कार्बन का वेट जो मेजर करना है वो कहाँ पे मेजर करना है, रेस्ट पे, ग्राउंड स्टेट। रेस्ट मतलब एक्साइटेड स्टेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, रेस्ट होना चाहिए ग्राउंड स्टेट पे, है ना। और देखो मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कितना लेते हैं, 1 AM। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता ही अपने को 1840, ठीक है। ओके, देन रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस से 50% चांसेस है नीट के क्वेश्चंस पूछने के, 50% चांसेस यहां से हैं और 50% चांसेस यहां से हैं बाइंडिंग एनर्जी से, ठीक है। अभी जो आगे पढ़ाना देखो, साइज ऑफ द न्यूक्लियस,
जब कोई साइज पूछ रहा है न्यूक्लियस का, मतलब कुछ नहीं, न्यूक्लियस को हम कंसीडर करके चलते हैं बेसिकली स्फीयर। क्या कंसीडर करके चलते हैं? स्फीयर। स्फीयर का कौन सा डायमेंशन होता है बेटा? आर। तो अगर साइज ऑफ कोई न्यूक्लियस पूछ रहा है तो क्या पूछ रहे हैं? आर। और जो आर होता है वो एटॉमिक नंबर के 1/3 पावर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसका जितना ज्यादा, मास नंबर, एटॉमिक नंबर नहीं, मास नंबर, ए मास नंबर के क्या होता है? 1/3 के प्रोपोर्शनल। मतलब जिस एटम पे जितना ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उतना ज्यादा उसका क्या होगा? रेडियस होगी। ठीक है, तो अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा बेटा? आर नॉट। आर नॉट का वैल्यू कितना होता है? 1.2 FM। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि रेशियो पूछ लेता है। ठीक है, तो इस याद करने की जरूरत नहीं है इसको, और अगर जहां जरूरत पड़ेगी वहां दिया रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डेंसिटी की, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है। अगर मुझे मास पता चल जाए न्यूक्लियस का और न्यूक्लियस का वॉल्यूम पता चल जाए तो डेंसिटी आ जाएगा ना बेटा। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम कैसे पता चलेगा? मैंने इसको क्या मान रखा है? स्फीयर मान रखा है। क्या मान रखा है? स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr क्यूब। अगर मैं मास की बात करूं तो अगर मुझे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन तो पता है, तो किससे मल्टीप्लाई करो तो मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा? एटॉमिक मास नंबर से, मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? मास नंबर मतलब ए। अगर ये दोनों को डिवाइड करो तो बेसिकली लास्ट में जो एक्सप्रेशन आएगा क्या आएगा? 3 मास ऑफ न्यूक्लियस, 3 भी कांस्टेंट, मास ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, 4 पाई आर नॉट इज कांस्टेंट। तो रो जो होगा वो क्या होगा बेटा? कांस्टेंट। क्या होगा? रो कांस्टेंट। चाहे कोई भी मटेरियल लो, चाहे कॉपर ले लो, उसका भी न्यूक्लियस डेंसिटी कांस्टेंट, सोडियम ले लो, न्यूक्लियस डेंसिटी कांस्टेंट। समझ में आया? ओके। AIPMT 2008 का एक क्वेश्चन है, इसको एग्जैक्टली क्या होगा? 1:1। वेरी गुड। ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया 1:3, है ना? समझ में आया? मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई 1 एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई 2 क्या होगा? ρ1/ρ2, और ये दोनों इक्वल है तो 1:1, है ना? सिंस ये फाइंड करो। R0 इज 1.4 FM दिया है, जो कि होता नहीं है, लेकिन तुमको दिया हुआ है तो उसको लेके सॉल्व करो, है ना? हिंट का भी यूज कर सकते हैं ना? वैल्यूज तो सबका सेम आ रहा है, केवल पावर में डिफरेंस है। 17, 16, 21, 10 बस। मास फाइंड करो बेटा। मास क्या? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इन विच मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन्स इज इतना। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस पूछा है ना, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा बेटा? रो। और रो क्या होता है? मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स, राइट? और नीचे क्या होगा? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब 4/3 πr, 4/3 πr क्यूब। अब मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन इनटू ए, राइट? और मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू ए। और 4/3 पाई एज इट इज। आर को क्या लिखते हैं बेटा? आर को लिखते हैं R0 a की पावर 1/3। इसका क्यूब करो क्या होगा? R0 का क्यूब इनटू a, तो a से a चला जाएगा। इनफैक्ट अगर नहीं भी दिया तो चला जाएगा। तो रो कितना आ जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन
डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब। आर नॉट कितना दिया है 1.4 FM। FM मतलब 1.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, फर्मी मीटर, फेम्टोमीटर बोलते हैं, फेम्टो। FM मतलब फेम्टो, ठीक है। बस सब्स्टिट्यूट कर दो 1.4 इंटू 10⁻⁻15 का क्यूब, और इधर ले लो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 10⁻⁻27। तो 45 में 27 माइनस करो कितना आएगा 45 27 माइनस करो कितना आएगा 13 5 18 आएगा ना 18 आएगा। अरे तो ये 1.7 में इसको डिवाइड करोगे ना तो ये 16 क्या 5 डिवाइडेड बाई 4 पाई, मतलब 4 इंटू पाई का वैल्यू दे देते 22 इंटू 7, तो 35/88 इंटू 10 की घाते 18। तो मतलब ये क्या आ जाएगा 4 10⁻17 के आसपास आ रहा है ना 10⁻17। तो आंसर क्या होगा 10 की पावर पक्का 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 नहीं 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 1 सेकंड 1.4 का क्यूब करना भूल गया। 1.4 का क्यूब करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3 आएगा 3, क्योंकि 1.4 इंटू 1.4 होता है 2, उसको डबल करोगे 1.4 से मल्टीप्लाई 2.8 होगा। यू कैन टेक इट 3, है ना। रफली लो आ जाएगा। कौन सा फर्स्ट ऑप्शन ओके फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन राइट एवरीबडी फाइन राइट, क्योंकि हमको ऑर्डर तो पता चल ही गया ना कम से कम 10 की घात 17, ठीक है। इसका फाइंड करो ऑस्मियम OS। ऑस्मियम का तुमको दिया है मास नंबर एटॉमिक नंबर दोनों। हमेशा तुमको मास नंबर से डील करना है न्यूक्लियस के, नीचे नहीं देखना है प्रोटॉन को। ए दिया हुआ है और नया वाला न्यूक्लियस फाइंड कर। कौन सा लिथियम। ए कितना दिया वो पता है ना अपने को 189। ऑस्मियम का ए दिया है 189, ठीक है। हमको एक नया न्यूक्लियस जो आ रहा है उसका ए फाइंड करना है, तो उसका हम मान लेते हैं ए डैश होगा, है ना। अब क्या दिया है कि विच हैज रेडियस 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ इसका, ठीक है। तो रेडियस ऑफ न्यू न्यूक्लियाई आर डैश इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑस्मियम, ठीक है। तो रेडियस ऑफ न्यू न्यूक्लियाई कैसे लिखोगे बेटा, आर नॉट ए डैश की पावर 1/3
इज इक्वल टू आर नॉट आर ओ एस आर नॉट इंटू ए कितना दिया बेटा 189 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3। हाँ तो अभी करते हैं। अच्छा हाँ ये रिलेशन दिया हुआ है ना 1/3 ऑफ द रेडियस, इसका 1/3 है ना, इसका 1/3 राइट। तो ये आर नॉट से आर नॉट चला गया, तो यहाँ से अगर मैं ए करूँ 1/3 करूँ सर 189 को, अच्छा तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, पूरा स्क्वायर कर देगा कि नहीं। 189 की पावर 1/3 है, इसका भी पावर क्या हो जाएगा 3 और नीचे 3 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 189/27 और 189/27 कितना आ रहा है 189/27 7 आ रहा है, ठीक है 27 into 7 4 189। देखो ऑस्मियम का 189 इसलिए दिया है ताकि तुम लोग का कैलकुलेशन आसान हो सके। ऑस्मियम का एटॉमिक नंबर या फिर मास नंबर बोलो तो 190 प्लस है, केवल कैलकुलेशन के लिए 189 दिया है ना। सो 9 कितना है 27 पक्का यस सर। ओके। देखो रेडियस का फॉर्मूला लगाओ, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है ना। मैं वही बोला तुमको 50% क्वेश्चन जो है रेडियस और डेंसिटी से आएगा। तो r इज इक्वल टू कितना होता है r नॉट a की पावर 1/3। क्या बोल रहा है ये कि ये खुद 3 पॉइंट कितना दिया है 6 FM। ये कितना होता है बेटा 1.2 FM। तो a तो अपने को पता करना है ना, तो ये इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 और इसका स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, तो 3 की पावर 3 मतलब 27। समझ में आया? ओके। वेलोसिटी की बात किया है, एक्सप्लोजन की बात किया है, तो एक चीज तो कंजर्व कर दो मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व कर दो, चीजें हो जाएगी सही। मोमेंटम कंजर्व करोगे तो किसका रेशियो मिलेगा m1/m2 का, क्योंकि v1/v2 दिया हुआ है ना। 2/3 कितना आएगा 2/3 और 3/2। पहले तो ये इसमें मोमेंटम लगाओ तो बेटा थोड़ा सा, न्यूक्लियस एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू 2 न्यूक्लियाई, मतलब ये एक न्यूक्लियस है रेस्ट पे है, मतलब U कितना है 0। अगर दो भाग में टूट रहा है तो मान के चलो एक m1 पार्ट इधर जा रहा है और दूसरा एक m2 पार्ट इधर आ रहा है, क्योंकि ये मास हमेशा अपोजिट ही जाएगा। ये मत सोचो कि सर इसको ऐसे इसको ऐसे, हाँ 2/3 ओके 3/2 ये V1 है और ये V2 है, हाँ ठीक है। चेक कर लो ना एक बार। अब यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बेटा कंजर्व करो तो क्या आएगा। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा जब रेस्ट में है तो 0, और ये क्या होगा मास इसका m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 इंटू 0 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m2 v2, क्योंकि ये अगर v1 को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1, और v1 अपॉन v2 दिया है, ये क्या दिया है v1 अपॉन v2, तो v2 अपॉन v1 क्या हो जाएगा 27/8। अब मास दिया है, मास m1 m2, तो मास एग्जैक्टली, तो मास किसके प्रोपोर्शनल होता है सर डेंसिटी वॉल्यूम के, हां डेंसिटी का कांस्टेंट, हाँ तो मास जो है किसकी प्रोपोर्शनल हो जाएगा कुल मिला के r क्यूब के, ठीक है। जब यहाँ r क्यूब की प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो r1 का पूछा क्या है रेडियस, तो r1 का क्यूब डिवाइडेड बाई r2 का क्यूब इज इक्वल टू 27/8।
अब दोनों से क्यूब हटाओगे उधर जाएगा, तो 3 into 3 into 3, 2 into 2 into 2, so it's a 3:2. ठीक है, समझ में आया? मास को लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम, रो कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, सारे कांस्टेंट है, केवल किसके प्रोपोर्शनल होगा? आर के। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा न्यूक्लियर फोर्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारा ये है कि पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? रिपेल। नेगेटिव चार्ज रिपेल। अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट। लेकिन अगर प्रोटॉन पे अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, राइट? अगर इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है तो प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव, तो इसको रिपेल करते हैं, तो रिपेल करके बाहर क्यों नहीं चला जाता? फिर भी ये बंधे रहते हैं ना, राइट? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, लेकिन उसको कौन बांध के रखा हुआ है? न्यूक्लियर फोर्स। कौन बांध के रखा है? न्यूक्लियर फोर्स। मतलब डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से न्यूक्लियर फोर्स क्या है? ज्यादा है, ठीक है? अब देखो, अब हम तो ये समझ लिए, लेकिन न्यूट्रॉन पे तो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज ही नहीं होता है, लेकिन उसको भी बांध के रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर फोर्स इज अ चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? चार्ज इंडिपेंडेंट, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं रखता, ठीक है? अब देखो जेल हो गया अरविंद केजरीवाल। The reason is nuclear force which overpowers electrostatic force between alike charges, ठीक है? न्यूक्लियर फोर्स ही है जो कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या करता है बेटा? बांध के रखता है ना? और ये फोर्सेस कैसे लगता है? प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में, और प्रोटॉन के बीच में। देखो इसके पीछे अगर रीजन समझने की कोशिश करोगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड पाई प्लस पाई माइनस मेसॉन्स। बस स्टॉप इट। पाई प्लस पाई माइनस मेसॉन का ट्रांसफर होता है और न्यूट्रॉन के बीच में न्यूट्रल पाई मेसॉन का ट्रांसफर होता है। ओके, देखो मेसॉन पार्टिकल पढ़ेंगे पीएचडी या उसमें एमटेक, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है? इस नेचर में कितने फोर्सेस होते हैं बेटा? एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा होता है न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है? तो जो ये न्यूक्लियर फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, कोई रिपल्सिव नहीं होता, ठीक है? पक्का ना? ओके। अगर क्वेश्चन आया तो 3FM से नीचे जो है ना रिपल्सिव फोर्स होता है। अगर उसमें बोलेगा ऑलवेज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो पहली बात ऐसा पूछेगा नहीं, इतना परीक्षा नहीं लेगा। अगर पूछेगा नहीं तो ऑलवेज अट्रैक्टिव नहीं होगा। 3FM के नीचे रिपल्सिव रहता है। 3FM के नीचे क्या लगता है? इसीलिए गलत हो गया क्या? हाँ, ऐसे नहीं करना, ठीक है? अब देखो ये हमने देख लिया कि कैसा होता है चार्ज इंडिपेंडेंट। और ये शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक कोई चार्ज पार्टिकल रखा है और 1 मीटर दूर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, तो ये चार्ज पार्टिकल 1 मीटर दूर के चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेगा, ये रिपेल कर लेगा। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स के साथ क्या है? इतना शॉर्ट रेंज होता है कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10 FM 15 FM उसके दूर जो है उसका फोर्स ही का खत्म हो जाता है, मतलब उसके फोर्स का इफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है? तो ये कैसा फोर्स होता है बेटा? शॉर्ट रेंज। और सैचुरेटेड मतलब भी वही हुआ, शॉर्ट रेंज। सैचुरेटेड मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो डायरेक्ट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कनेक्टेड है, केवल वो उसी पे अट्रैक्शन फोर्स लगा पाएगा। समझ में आ रहा है? उससे जो दूर है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उस पे अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पाएगा। और नॉन सेंट्रल फोर्स क्या हुआ? नॉन सेंट्रल फोर्स मतलब अगर एक दो बॉडी दिया है, एक M1 और एक M2, इसका सेंटर क्या है? ये। इसका सेंटर क्या है? ये। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है? बिल्कुल सेंटर टू सेंटर लगता है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। नॉन सेंट्रल फोर्स मतलब यहाँ पे ये ऐसा भी लग सकता है, ऐसा,
ऐसा भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, सेंटर टू सेंटर नहीं लगेगा। और ये होता है स्पिन डिपेंडेंट। स्पिन डिपेंडेंट मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्पिन का डायरेक्शन कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि कितना फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और स्पिन डिपेंडेंट पे ही एक्चुअल में ये आता है 3FM वाला लफड़ा, 3FM रिपल्सिव फोर्स जो लगता है, ठीक है। अब देखो ये वाला प्लॉट तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, इस रीजन पे क्या लगेगा, इसकी पहले रिपल्सिव, इस रीजन पे क्या लगेगा, अट्रैक्टिव। क्योंकि अगर दो एटम्स दिए हुए हैं, अगर इनको इक्विलिब्रियम पे रहना है r0 डिस्टेंस पे, तो अगर इसको तुमने दूर किया तो क्या करेगा, ये आपस में खींचेगा, और अगर पास किया तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। उसका ये ग्राफ है बस, ठीक है। ओके, नाउ टेल मी व्हिच वन इज मोर, यूज योर ब्रेन, माइंड, व्हाटएवर यू हैव। राइट वाला 2n + 2 कौन से ज्यादा मगर? अच्छा अच्छा, एक हीलियम को क्या लिखते हैं, 2He4 लिखते हैं कि नहीं। एक हीलियम पे कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होंगे, न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन, और इसमें 2 माइनस करोगे तो 2 न्यूट्रॉन। तो बस ये और ये इक्वल तो है, एग्जैक्टली। देखो रुक तो जाओ, अब देखो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब फ्री स्टेट में होते हैं, फ्री स्टेट मतलब ऐसे नॉर्मल ले लो, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन जब फ्री स्टेट में होते हैं तो उनका मास ज़्यादा होता है, और जब वो न्यूक्लियस पे रहते हैं तो उनका मास कम रहता है। अच्छा, मास कम होने का रीज़न ये है कि न्यूक्लियस पे ये फ्री है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बंधे नहीं हैं आपस में, ठीक है। और इस हीलियम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन बंधे हुए हैं। जब बंधे हुए हैं तो कैसे, मतलब कि उनका मास कम हुआ तो क्या हुआ, ठीक है, वही समझते हैं कि मास कम क्यों हुआ और क्यों कम होना चाहता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा तो ये होगा, ठीक है, इसका ज्यादा होगा। अब देखते हैं क्यों ज्यादा होगा, है ना। तो देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मतलब क्या होता है कि अगर ये हमेशा पाया गया है कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी तुम्हारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो वेट होता है वो उसके फ्री स्टेट के वेट से कम होता है, फ्री स्टेट के वेट से कम होता है। तो तुम पहले मास ऑफ न्यूक्लियस देख लो और मास ऑफ न्यूक्लियस इन फ्री स्टेट देख लो, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे बेटा, मास डिफेक्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, मास डिफेक्ट। तो ये देखो जैसे ये 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन इकट्ठा कर दोगे तो न्यूक्लियस हो जाएगा ये इंडिपेंडेंट, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट को किस में एक्चुअल में करना है, AMU, छोटी यूनिट होती है, ठीक है। अब मैं तुमको इसका एक रीजन बताता हूं कि ये क्यों इसका मास कम होता है। क्योंकि देखो जब फ्री स्टेट्स पे होते हैं, फ्री स्टेट पे, तो वो एक्चुअल में स्टेबल नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, स्टेबल, यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं, ठीक है, स्टेबल नहीं हो सकते। और जब वो पास में आते हैं तो स्टेबल रहते हैं, और स्टेबल होने के लिए तुमको कुछ ना कुछ तो ब्राइब देना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे अलग अलग रह रहे हैं किसी हॉस्टल में, एक बंदा दे रहा है 2000 रुपीज़, दूसरा दे रहा है 2000 रुपीज़। अगर उन लोग आपस से बात करें कि भैया हम साथ में रहेंगे, साथ में रहने से मजबूती आएगी, फ्रेंडशिप बनेगी, कहीं लड़ाई हो गया तो दोनों जाके काम करेंगे, ठीक है। और दूसरा बेनिफिट कि 2-2 हज़ार रुपये दे रहे थे, अब 2 लोग एक रूम में रहने लगे तो 3000 रुपये दे रहे हैं, तो कितना 500-500 रुपये बचा कि नहीं बचा, ठीक है। तो फिर जो भी खाना है खाओ। तो देखो अब जब ये फ्री स्टेट से इसमें आए, फ्री स्टेट से इसमें आए तो क्या फायदा हुआ बेटा इनको, स्टेबिलिटी। क्या फायदा हुआ, स्टेबिलिटी। और जब स्टेबिलिटी पे आया तो बोलता है कि भैया अब अपना एनर्जी ये रिलीज करो, तो अपना एनर्जी रिलीज करता है और डेलम क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब जो ये मास एनर्जी इक्विवेलेंट है, मास एनर्जी इक्विवेलेंट है, तो जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, mc² के बराबर, del m × c, ठीक है।
जो डेल एम मैंने निकाला है मास डिफेक्ट से, इस डेल एम को किससे मल्टीप्लाई करूंगा बेटा? सी। सी कितना होता है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आ जाएगी, उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी, मतलब जितना ज्यादा मास डिफेक्ट उतना ज्यादा एनर्जी। तो आइंस्टाइन ने ये समझाया कि मास और एनर्जी को अलग अलग मत देखो, मास ही एनर्जी है और एनर्जी ही मास है। मतलब मास में अगर डिस्ट्रॉय करूं तो क्या बनेगा, अगर मैं एनर्जी डिस्ट्रॉय करूं तो क्या बनेगा, मास। समझ में आया? तो ये आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्विवेलेंट है, इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या हुआ, वो एनर्जी जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रख रहा है, क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को बाइंड करके। अब देखो न्यूक्लियस को बाइंड करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो बेसिकली कि वो जब न्यूक्लियस बाइंड हुआ तो कितना मास डिफेक्ट आया। अब कितना मास डिफेक्ट आया उसके करस्पॉन्डिंग क्या निकाल देंगे, c² का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एनर्जी। अब जो न्यूक्लियस जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, मजबूत होगा, ठीक है। अभी ऐसा समझते हैं, ओके। अब देखो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है डेल एम 931 MeV। इस डेल एम को मोस्ट ऑफ द टाइम ग्राम में दिया रहता है, लेकिन हमको पुट किस में करना है, AMU। समझ में आया? ठीक है, ये AMU में पुट करो, ये मल्टीप्लाई करो, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स को बांधने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी, ओके। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे घर में अगर 5 मेंबर्स हैं और शौर के घर में 3 मेंबर्स हैं, आपका पॉपुलेशन क्या है? मेरा पॉपुलेशन है मेरे फैमिली को। तो मेरे घर में 5 मेंबर्स है, सौर के घर में 3 मेंबर्स हैं। मेरे फैमिली का इनकम है मान लो कि 5 लाख रुपीज, और इसकी फैमिली का इनकम है 4 लाख रुपीज। तो किसकी फैमिली का जाता है, मेरी फैमिली। लेकिन ये कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो अब यहाँ पे क्या देखा जाएगा, इनकम पर पर्सन, ठीक है। तो इसकी फैमिली का एक्सीड कर रहा है। तो इसीलिए फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में केवल बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स चाहिए। पर न्यूक्लियॉन्स मतलब जो भी बाइंडिंग एनर्जी आए उसमें क्या डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, A का, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। अब देखो, अब जितना ज्यादा हाईली एनर्जी रिलीज करेगा उसका उतना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स होता है वो क्या करता है बेटा, मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगर पर न्यूक्लियॉन्स एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। समझ में आया? केवल ज्यादा एनर्जी होने से स्टेबल नहीं होगा। उसके लिए एक मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल रख के रखा है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है बेटा, डेल एम इंटू ए डिवाइडेड बाई ए। अब डेल एम को किस में रखना है, AMU में। ए को क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हो गया, ठीक है, याद रहेगा ना। अब देखो न्यूट्रॉन क्या होता है बताइए, न्यूट्रॉन्स, यस यस, 2 गुना प्रोटॉन। करेक्ट चाहिए, गलत नहीं चाहिए। अरे सॉल्व करो, सॉल्व करके अगर डी भी आंसर आया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना सॉल्व करे अगर ए आ गया और सही भी है तो मुझे प्रॉब्लम। डी ऑप्शन, सेम फार्मूला लगाना है, कौन सा लगा दो, डेल एम इंटू सी, नहीं कौन सा, डेल एम इज इक्वल टू डेल एम इंटू सी का स्क्वायर, जो कि हमको दिया है डेल एम मल्टीप्लाइड बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है ना। और ये डेली तो दिया है 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा मेगा से कट जाएगा, डेल एम कितना आएगा, अब इसको डिवाइड करना तुम्हारा काम।
कैसे डिवाइड करो? वन पॉइंट 115 डिवाइड बाई कैसे? ऑप्शन सी आ रहा है। हाँ वही तो मैंने बोला। अच्छा मैंने डी लगा दिया क्या? सर ये मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस नहीं लगाया वापस। अच्छा ये कितना है? अच्छा न्यूट्रॉन है ना, तो ये 1.15 नहीं होगा, 1.5 इंटू 2 होगा, क्योंकि ये किसका दिया है? पर न्यूक्लियन का। और न्यूट्रॉन को क्या लिखते हैं बेटा? 1s2। तो कितना एटॉमिक नंबर है इसका? सॉरी मास नंबर A, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। कौन सा? बी। B, नॉट C, नॉट D, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना क्या दिया है? न्यूट्रॉन। इट्स नॉट अ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता तो भी 2 से कि 1 से। करेक्ट हो गया, सही है। ये हो जाता है 2.2 डिवाइडेड बाई 9.31, और ये 9 2 जा करके आ रहा है ना, देखो 9 2 जा 18 होगा, 9 2 जा 18, 2.4 के अप्रॉक्स आ रहा है 10 की पावर -3, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत इसमें? फॉर्मूला कौन सा यूज करना था बेटा? ये वाला 931 ले लो केवल, ये इंटू डेल एल। ओके, अब देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की मैं बात जब कर रहा हूं तो हमको ये प्लॉट जरूर पढ़ना पड़ता है। और हमने अभी देख लिया कि अगर बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब आपस में फ्यूज हुए तो ज्यादा से ज्यादा क्या रिलीज किए हैं? एनर्जी रिलीज कैसे करेंगे? जब अपना मास कम करेंगे। तो मतलब ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी मतलब लेस इन द मास बाउंड, मास कम होते जाएगा, और क्या हो जाएगा? ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स की बात इसलिए आती है बेटा, क्योंकि यूरेनियम कहाँ होता है? यहाँ पे यूरेनियम, और फेरस कहाँ पे होता है? यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है? आयरन की। अब जो देखो इधर जो होते हैं उसको बोलते हैं लाइट न्यूक्लियाई, जो इधर होते हैं उसको हैवी न्यूक्लियाई। लाइट न्यूक्लियाई और हैवी न्यूक्लियाई दोनों अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि देखो सेम एग्जांपल, एक रूम पे अगर बहुत सारे बंदे हैं तो भी उसमें स्ट्रेंथ नहीं बनेगा, और एक ग्रुप में 2 बंदे हैं तो भी इसकी स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, ठीक है। तो लाइट न्यूक्लियाई और हैवी न्यूक्लियाई, इसको क्या बोलते हैं? हैवी न्यूक्लियाई, इसको क्या बोलते हैं? लाइट न्यूक्लियाई। ये दोनों अनस्टेबल होते हैं। जो लाइट होते हैं वो सोचते हैं कि और लोगों से जुड़ के मजबूत बना जाए, तो उसको क्या बोला जाता है? फ्यूजन, जुड़ना, ठीक है। और जो हैवी है वो उनको लगता है छोटे छोटे ग्रुप में और बांट दिया जाए ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिजन, ठीक है। अब फिजन भी अलग अलग टाइप का होता है बेटा। कुछ फिजन ऐसे होते हैं जो कि खुद से हो जाते हैं, और कुछ फिजन ऐसे होते हैं जिनको कराना पड़ता है, ठीक है। तो वो चैप्टर खत्म कर दिया है, तो यहीं पे इसका बात खत्म करते हैं। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि U238 का इसका मास नंबर कितना है बेटा? 238, इसका कितना है? 56। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी जो है किसका होगा? इसका। सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी किसका होगा? इसका। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस किसका ज्यादा होगा? देखो ये कैलकुलेशन है, देखो एक बार। टोटल बाइंडिंग एनर्जी आयरन के लिए होता है 492, न्यूक्लियस होता है 56, डिवाइड करोगे तो you get 8.8, और यूरेनियम के लिए होता है 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसका जो न्यूक्लियस होता है 235, डिवाइड करोगे तो you get 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ज्यादा किसका है? फेरस का, इसीलिए फेरस जो है ज्यादा स्टेबल है ना। ओके, जबकि देखो ये बहुत ज्यादा है इसका और ये कम है। समझ में आया ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्यों जरूरी है अपने लाइफ में? यस, गो अहेड।
मास इफेक्ट निकालना है, निकाल सकते हो। एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, मल्टीप्लाई करो, तो करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर। करो। और इसी साल करना है ना? जो 7 कितना? 7। ओके। फॉर्मूला तो अच्छा फॉर्मूला दिया हुआ है ना, लगा दो चलो। ए का वैल्यू कितना होगा बेटा? क्या दिया हुआ है ये? हीलियम। हीलियम का ए कितना होता है? बस डेल एम दिया हुआ है ना तुमको एएमयू में, कन्वर्ट भी करने की जरूरत नहीं, बस मल्टीप्लाई डिवाइड करो। 7 एवरीबडी? 6 point something. 6 point. ओके वेरी गुड। नेक्स्ट आया क्या प्रमिला? जीरो 0.0303 मल्टीप्लाइड बाई 931 डिवाइडेड बाई कितना बेटा? 4। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, 3 जा 233, तो 0.303 इंटू 233, 23 इंटू 3 होता है 69, तो मतलब 6.9। ऐसे करो, फालतू ऐसे बचपन वाला कैलकुलेशन नहीं है ना। ओके नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर, जो कि है तुम्हारे न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में फ्यूजन के बारे में बताया था कि न्यूक्लियर फ्यूजन जो है किस तरफ फ्लाई कर रहा था? इस तरफ, लाइटर न्यूक्लियाई तरफ। ठीक है, लाइटर न्यूक्लियाई मतलब ये फ्यूजन किस में होगा? हाइड्रोजन हीलियम, इसी सब में होगा। तो सबसे लाइटर न्यूक्लियाई क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, बहुत सारा। ड्यूटेरियम में मतलब 2 होते हैं, 2 न्यूक्लियॉन्स। ट्राइटियम में 3 न्यूक्लियॉन्स, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, जब ये दोनों को फ्यूज कराते हैं तो क्या बनता है बेटा? हीलियम। हीलियम को कितना चाहिए? हीलियम का कितना होता है? 4, मतलब ये 2 और ये 4। ठीक है, तो एक तुम्हारे पास क्या बच गया एक्स्ट्रा? न्यूट्रॉन। क्या बच गया एक्स्ट्रा? न्यूट्रॉन। अब इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन एनर्जी। कौन सा एनर्जी? फ्यूजन एनर्जी। अब जो ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन बचा है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, ऐसे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स क्रिएट होते जाए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके ऊपर सबसे एडवांस कंट्री है जो काम करने वाला, एक है फ्रांस, रसिया तो है ही, रसिया की तो बात ही नहीं। अभी सबसे ज्यादा जो लीड कर रहा है वो है चाइना। हाँ, फ्यूजन के ऊपर एक बहुत बड़ा रिएक्टर भी बना दिया है ना। देन नेक्स्ट है बेटा क्या? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन और फ्यूजन में क्या डिफरेंस है? फ्यूजन मतलब 2 पार्टों में डिवाइड होना। अब देखो न्यूक्लियर फ्यूजन में अगर कोई हैवी न्यूक्लियाई है तो हैवी न्यूक्लियाई भी स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो वो हैवी न्यूक्लियाई या तो आप खुद से टूट जाएगा या तो हम उसको फोर्सफुली तोड़ेंगे। ठीक है, अगर वो खुद से टूट रहा है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको? रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं उसको? जो खुद से ब्रेक हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए। लेकिन ये चैप्टर यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, और कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जिसको हम बम्बार्ड करके ब्रेक करते हैं। उस पर न्यूट्रॉन का क्या करते हैं? बम्बार्डिंग। जैसे ये न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन को किस में बम्बार्ड किए बेटा? U235 पे। U235 पे किए तो ये 2 लाइटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हुआ। किस में डिवाइड हुआ? लाइटर न्यूक्लियाई में। और कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले? 3। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये समझना कि जो ये है ना, तो इन दोनों जब जो डिवाइड होंगे तो पास होंगे। तो क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ऑस्मियम होता है, ऑस्मियम 189 होता है, ये भी रेडियो एक्टिव है, तो 189 उसमें माइनस करोगे तो 11, ये 46। तो कोई एक 46 वाला मटेरियल क्यों नहीं बना? 46 वाला
ये दोनों को ऐड करके यही क्यों बना? ये क्वेश्चंस कभी आया होगा दिमाग में या नहीं आया होगा? तो फिजन में हमेशा दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है और ऐसे लाइटर न्यूक्लियाई जो आपस में पास में, जैसे 189 और 144 ऑलमोस्ट 36-56 पास में, ठीक है, ज्यादा गैप वाला नहीं होना चाहिए कि एक हाइड्रोजन में टूट गया दूसरा ऑस्मियम में टूट गया, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा देखो, इसको ब्रेक किसने किया बेटा? न्यूट्रॉन ने। और कितने न्यूट्रॉन पैदा हो गए? 3। तो अगर जो दूसरा यूरेनियम होगा उसको भी ये बम्बार्ड करेगा, उससे भी 3 निकलेगा, इससे भी 3 निकलेगा, इससे भी 3 निकलेगा, तो ये रिएक्शन पूरा अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। हमने केवल एक न्यूट्रॉन फेंका और वहां हजारों मिलियंस ऑफ न्यूट्रॉन्स पैदा हो जाएंगे, जिसका घटना हुआ था जिसको हम बोलते हैं चेरनोबिल। देखो इस वर्ल्ड में दो ही सबसे डिजास्टर्स न्यूक्लियर वाला प्रॉब्लम हुआ है। एक हुआ था जापान में, ठीक है, और दूसरा हुआ था चेरनोबिल में 1984-85 के आसपास हुआ था। उसमें क्या हुआ था? 4 न्यूक्लियर प्लांट थे उस समय। मैंने बताया था स्टोरी, ठीक, वेरी गुड। बताइए ना अच्छा लगा। देखो 4 न्यूक्लियर प्लांट्स थे उस समय। रसिया अमेरिका कोल्ड वॉर चल रहा था, रसिया बहुत आगे निकलना चाहता था, उसके लिए 4 न्यूक्लियर प्लांट किया चेरनोबिल पे। चेरनोबिल पहले रसिया में था, अभी चला गया यूक्रेन पे। यूक्रेन मतलब कियाव से साउथ की तरफ, उस तरफ, ठीक है, कियाव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। तो वहां से उन लोगों ने इतना बड़ा हब बनाना स्टार्ट किया, इतनी बड़ी सिटी बनाई कि जो वर्ल्ड का सबसे एडवांस सिटी बनने वाला था। लेकिन हुआ क्या? उसके लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए। 4 न्यूक्लियर प्लांट लगाया, 3 न्यूक्लियर प्लांट सही था, चौथे न्यूक्लियर प्लांट भी सही था, लेकिन एक यंग इंजीनियर था, उसको बोला गया कि भैया अगर तुम इसको फुल पावर पे चलाओगे और अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या करोगे? तो उसने क्या किया? उसको फुल पावर में चलाया। फुल पावर में चलाने के बाद उसको कंट्रोल पाना मुश्किल नहीं था, क्योंकि इसके लिए कंट्रोल रॉड्स इंसर्ट किए जाते। कंट्रोल रॉड्स डालेंगे तो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब करेगा तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा। उन्होंने इतने हाई लेवल पे गया कि पूरे कंट्रोल रॉड्स को नीचे डाल देने के बाद भी वो रिएक्शन कंट्रोल पे नहीं था। ब्लास्ट हुआ अभी तक 1986 से ऑलमोस्ट 38-39 ईयर्स हो गया। वहां पे यू नेवर बिलीव, देखोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जो बच्चा जिस सिचुएशन पे अपना पेन, कॉपी, साइकिल, टॉयज, बॉटल, एलईडी टीवी, शोरूम, बाइक जैसा छोड़ के गया था, 42 ईयर्स के बाद भी वैसा वैसे। अगर किसी ने वहां पे टिफिन या रोटी खाते हुए भी रखा हुआ था तो टिफिन एज इट इज है 42 ईयर्स के बाद। वहां पे इवन क्या किया गया लास्ट में कि जो वहां पे जानवर थे ना, जानवर, क्योंकि आदमियों को तो भेज दिया गया, कहाँ भेज दिया गया? स्लावोटिच भेज दिया गया, बाकी जानवर नहीं भेज सकते, जानवर को मारा गया इंटेंशनली और मार के बनाया। समझ रहे? रेडिएशन का इतना ज्यादा खौफ, तो वो स्लावोटिच जो वर्ल्ड लार्जेस्ट एडवांस सिटी बनने वाला था, उसका सपना टूट गया वहीं पे इस डिजास्टर के चलते। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि अनकंट्रोल्ड होता है, इसलिए कंट्रोल रॉड से तब से न्यूक्लियर पावर प्लांट में इतने चेंजेस हुए हैं। इसीलिए अभी तक न्यूक्लियर पावर में सबसे एडवांस कंट्री रसिया ही है, ठीक है। इतने अच्छे इंप्रूवमेंट कर दिए हैं कि अब तो पॉसिबल ही नहीं। इंडिया में जितने भी कितने हैं? 4 हैं, 5वां 6वां अभी बन रहा है, पलक्कड़ भी बन रहा है केरला में, है ना। ओके, अब देखो, जब ये न्यूट्रॉन को यूरेनियम पे बम्बार्ड करते हैं तो क्या रिलीज होता है बेटा? एनर्जी रिलीज होता है। तो इसको हम जूल पे मेजर नहीं करते, इसको फ्यूजन पे जो भी रिएक्शन, जो भी एनर्जी रिलीज होता है उसको हम किस पे मेजर करते हैं बेटा? क्यू वैल्यू। और क्यू वैल्यू कुछ नहीं है, सेम वही है जो इसकी पहले यूज किया था, है ना। क्यू वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। डेल एफ फाइंड करना है और सी स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। देखो कौन सा इसमें रिएक्शन जो है नॉट द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन सी है सर।
रिएक्शन है बेटा? पहले ही और ये किसका है? फॉर्मेशन ऑफ ड्यूटेरियम फ्रॉम हाइड्रोजन। और ये किसका है? और ये क्या है? इट्स जस्ट फॉर्मेशन। कौन सा बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये केवल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, फ्यूजन फीजन नहीं कर रहा है, ठीक है। फ्यूजन फीजन केवल और केवल हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियाई। तो केवल न्यूक्लियाई से डील करता है। वहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन लिखा है। न्यूक्लियर फ्यूजन, हाँ तुम्हारा सही है। तो कौन सा एग्जाम्पल होगा? ये सी जो है, ये केवल एग्जाम्पल नहीं है फ्यूजन या फ्यूजन का, ठीक है। दोनों सही है। ठीक है, हमने क्या कर दिया? इम्प्रूव कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, the binding energy of A to B are given as to be atom to give the atom। अरे तब कर दोगे, रीड केयरफुली, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक इक्वेशन बनेगा, आंसर। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट और सेकंड? नहीं, सेकंड नहीं। हाँ, EB माइनस E है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेड प्रोडक्ट ये बना। अच्छा क्यू वैल्यूज अगर एक्सोथर्मिक हो रहा है तो क्यू पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक हो रहा है तो क्यू नेगेटिव, ठीक। ए होगा, ए होगा या बी? बी नहीं होगा। The binding energy of A and B are EA and EB respectively. 3 atoms of element B are fused. क्या? 3 atoms of element B fused. तो 3 atoms of A fused and it makes A plus Q. तो क्या आंसर आएगा? यही ना होगा? देखो छोटे क्वेश्चंस की तरफ देखो, तरह देखो, ठीक है। उसमें अगर ज्यादा लॉजिक लगाओगे, कोई डाउट बेटा इसमें? ओके, फाइंड आउट करो इसको, केयरफुली फाइंड आउट करो, समझ से फाइंड आउट करो। दो न्यूट्रॉन क्या बना रहे हैं? हीलियम बना रहे हैं। बस रिएक्शन लिखो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। रिएक्शन लिखो, दो न्यूट्रॉन मतलब 1s2 और क्या बना रहे बेटा? ये 2H4। अब तो आगे कर लोगे, हीलियम तो पता ही है कितने न्यूक्लियॉन से 4, ड्यूटेरियम पे 2, ऑप्शन ए। एक बार और कैलकुलेट करो अच्छे से। 25.8। अच्छा, हीलियम का टोटल एनर्जी कितना होगा? हीलियम का 28। हीलियम का टोटल एनर्जी कितना होगा? 28, क्योंकि 4 है और एक न्यूक्लियॉन का कितना दिया है? 7, ठीक है। तो ये हो गया। एक न्यूट्रॉन का कितना दिया? 1.1 इंटू कितना है इसमें? 2 प्लस ये 2 इंटू 1.1, तो 28 में माइनस 4.4 करो, क्या आएगा? 23 पॉइंट। समझ में आ रहा है? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन सारे को सर वहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर निकलो तोड़ दिया हीलियम के लिए। हाँ, हीलियम के लिए पर निकलो तोड़ दिया। बाइंडिंग एनर्जी क्या दिया है? पर
हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी अरे वो पर लिखना भूल बाइंडिंग एनर्जी वो एक्चुअल में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ये एंड ये, ठीक है ओके ठीक है। ठीक है अब वो ऑप्शन तुम्हारा मैच भी नहीं कर 3.6 कुछ दिया ही नहीं। कोई डाउट इसमें? पक्का? नेक्स्ट पढ़े। वही रेडियस वाला फॉर्मूला लो, रेडियस डेंसिटी वाला r इक्वल टू r नॉट e की पावर 1/3 है ना। सिक्स फॉर्मी 6 for 6 पक्का? yes sir देख लो एक बार, हाँ सर रिमेनिंग सॉल्व करो। इसका रेडियस और इसका रेडियस पूछ क्या रहा है, इसका रेडियस पूछ रहा है ना। तो इसका रेडियस मान लो कि हमने मान लिया r एल्यूमिनियम और इसका रेडियस क्या मान लिया r x। तो रेडियस क्या लिखते हैं बेटा, r नॉट a ऑफ एल्यूमिनियम विच इज 27 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई r नॉट 125 की पावर 1/3। अब देखो r एल्यूमिनियम कितना दिया हुआ है 3.6 FM डिवाइडेड बाई Rx। अब ये R0 से R0 चला गया, इसकी R0 की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं बताया था। 27 पावर 1/3 मतलब 3 × 3 की पावर 1/3 मतलब 1 3 बाहर, 5 × 5 × 5 की पावर 1/3 मतलब 5 बाहर। तो ये यहाँ से करोगे तो 1.2 आएगा एंड Rx विल बी 6 FM। तो आंसर विल बी 6 फर्मी। कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? वेरी गुड। यस यस नेक्स्ट P is the energy, ठीक है। हाँ P निकालना है बस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया, समझ में आ रहा है शुभम? क्या करना है? हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी कितना दिया बेटा 7.06। हीलियम पे कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? हीलियम पे कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 4। तो 7 × 4 28। न्यूक्लियस तो 2 होता है क्या? न्यूक्लियस तो न्यूक्लियॉन्स 4 होते हैं, ठीक है। निकालो निकालो। आया क्या? सर वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? 2 क्या? हाँ हाँ 2 से मल्टीप्लाइड है, करेक्ट। 2 से मल्टीप्लाइड है 9 पॉइंट कितना 9.6। तुम्हारा भी 9.6 आ रहा है। पांचा एक बार देखो। अरे बॉडी का फायदा ना उठाओ उसको। क्या पुश कर दे? क्या ऑप्शन है? डी 17.3। किसी का है 17.3? 16.8 आया, क्लोज टू दैट। अच्छा देखो, अच्छा हीलियम का कितना दिया बेटा? हीलियम का कितना दिया 7.06। कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? और 2 तो आगे भी मल्टीप्लाइड है माइनस। इसका कितना दिया हीलियम का, लिथियम का 5.6। कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 7।
तो हाँ तो सर वही आएगा 17.4 क्योंकि मैं इधर क्रॉस कर 60.8 माइनस 39.35 ये कितना आएगा 56 ओके ओके हाँ 56.48 56 में 39 माइनस करो कितना आएगा 17.3 वेरी गुड 17.3 केवल प्लस माइनस करना है ध्यान देना है वहाँ पे है ना यही छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो वहाँ पे बचाना है बाकी मैं तो गारंटी 100% देता हूँ कि क्वेश्चंस कोई नए नहीं आएंगे सेम है सेम कॉन्सेप्ट क्या एक्सटेंड हो गया क्या A4 साइज से A3 साइज में क्या होगा ऑप्शन ऑप्शन बी होगा ना ऑप्शन ए तो ए नहीं बेटा बी आएगा अब देखो प्लस वाला तो होगा नहीं ऑब्वियस सी बात अब माइनस में 2 ही बचा है तो इसका क्या होगा He2 को कितना दिया x2 तो 4 टाइम्स ऑफ x2 और ये कितना है -2x1 -2x1 तो q का वैल्यू कितना आएगा 4x2 4x1 तो 4 ब्रैकेट में x2 x1 कोई दिक्कत नहीं है ऐसी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स नहीं यहाँ पे दिक्कत नहीं है वहां पे भी नहीं होना चाहिए एम्स 2007 का एक क्वेश्चन जो है तुम्हारे लिए रखा गया है ऑपरेटिंग एट अ लेवल ऑफ 5 वॉट बी केयरफुल थिंक लॉजिकली पावर का इक्वेशन पता है तुमको पावर और एनर्जी का रिलेशन पता है फीजन रेट डिफाइन करना है मतलब रेट सारा आंसर किसमें दिया है 1/सेकंड तो किसमें किसको डिवाइड करोगे तो 1/सेकंड आएगा तुम्हारे पास 2 चीज दिया है एनर्जी और पावर तो पावर में एनर्जी को डिवाइड करोगे एनर्जी को पावर में डिवाइड करोगे तो 1/s वाला आंसर आएगा पावर डिवाइड क्योंकि पावर होता है एनर्जी डिवाइड बाय सेकंड और डिवाइड कर दोगे एनर्जी से एनर्जी चला जाएगा 1/s ठीक है फाइंड आउट करो बस हल्का सा लॉजिक है पावर वाला इक्वेशन यूज करना है बस दिखने में लग रहा है तुम्हारा कौन सा इक्वेशन न्यूक्लियाई वाला लेकिन न्यूक्लियाई का है नहीं पावर होता है E/T है ना तो 1/T टाइप का तो हमको कुछ निकालना है तो मतलब पावर में E को डिवाइड कर दो देखो 1/T सारे आंसर 1/T में ही तो दिया है ना क्या चेंज करना पड़ेगा हाँ अब देखो एक दिया है बेटा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा दिया है जूल में आंसर तो उसको बस चेंज करो है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले को जूल पे कर लो न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी ठीक है टाइटल से रेडियो एक्टिविटी हटाना पड़ेगा सी ऑप्शन देखो वेरी सिंपल पावर में क्या डिवाइड करना है एनर्जी को लेकिन पावर और एनर्जी अलग अलग यूनिट में दिया है बस सी ऑप्शन ठीक है अलग अलग यूनिट है बस पावर कितना दिया बेटा 5 वॉट तो इसको हम वॉट में मतलब जूल पर सेकंड दिया है ना ऐसे एनर्जी कितना दिया बेटा
200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10 की पावर 6 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19, यही है ना। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 3.2 और ये 10 की पावर हो जाएगा 8 और ये माइनस होगा 10 पावर माइनस 11, ये 10 की पावर प्लस, ठीक है। तो 5 डिवाइडेड बाई 3.2 इज 1.56, 10 की पावर 11 सेकेंड, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। एनर्जी कन्वर्जन आप नहीं सिखाने वाला, मतलब फ्यूजन रेट मतलब 1 सेकेंड पे इतने नंबर ऑफ फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, सोच रहे हो। मतलब ये कितने, एक ट्रिलियन में कितना होता है, 10 की घाते 12, 1 ट्रिलियन के आसपास हो रहा है। 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन मतलब कितना हुआ, 100 करोड़, 100 करोड़, 100 बिलियंस, सॉरी 100 बिलियंस मतलब 10,000 करोड़। चलिए आगे। अच्छा, एम्स 2007 एंड 2013 में एक्चुअल में रिपीट हुआ था सेम क्वेश्चन। जब एम्स रिपीट कर सकते हैं तो व्हाई नॉट नीट, वो तो करता ही है, ठीक है। 13 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था ना। ओके, 2013 का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एनर्जी मास, बट दिस इज फ्यूजन एंड फ्यूजन रेट। ना तो एनर्जी होता है कंजर्व और ना तो मास, क्योंकि मास चेंज होता है, मास रिलीज मतलब चेंज होता है, ये अपना काइनेमेटिक्स नहीं है, टोटल। तो नीचे आंसर भी देना, तो क्या क्या देखो, केवल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, टोटल एनर्जी एंड मास कंजर्व रहेगा। और जो ये मोमेंटम है, मोमेंटम तो एवरग्रीन है, तो ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। मोमेंटम एवरग्रीन है, मोमेंटम कंजर्व करके ही प्रॉब्लम सॉल्व की है ना। तो आंसर क्या होगा, मोमेंटम भी और टोटल एनर्जी एंड मास बोथ, ठीक है। बस 3 क्वेश्चन और बचे, कर सकते। अच्छा, इसकी जो पिछले वाला प्रॉब्लम था उसमें 1 सेकंड के लिए निकाल लिए थे ना, 1 सेकंड के लिए कितना रिएक्शन हो रहा है उसमें। अब इसमें सेम प्रोसेस करना है, 3600 को मल्टीप्लाई करना है बस, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। वो 1 सेकंड में इतना हो रहा था, वो बोल रहा है कि 1 घंटे में 3600 को मल्टीप्लाई करना है। 1 घंटे में कोई 10 साइकिल, 1 सेकंड 1 घंटे में कितना 3600 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास जो है अभी 1.5 घंटे हुई भी नहीं है। इट सीम्स कि बहुत लंबी क्लास चल रही है, लग रहा है क्या? हाँ तो चलो 15 मिनट बाद छोड़ दें, है ना। हाँ। इसके पहले वाला फॉलो करो बेटा, फॉलो करो इसके पहले वाला, ये वाला 2013 वाला, ये वाला, ये निकाल लो। ये निकालने के बाद 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 3600 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, राउंड फिगर नहीं चाहिए, परफेक्ट चाहिए। मतलब परफेक्ट इन द सेंस कि पावर का इतना डिफरेंस है कि कोई ना कोई पकड़ लो। सर फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन और डी ऑप्शन, बी सी आएगा। 3600 से मल्टीप्लाई
देखो 1/t के लिए इसको क्या बोलते हैं 1/t मतलब फ्यूजन रेट। क्या बोलते हैं फ्यूजन रेट, मतलब 1 सेकंड के लिए कितना हो रहा है। इसके लिए क्या फाइंड किया बेटा p/e, पावर कितना दिया है 300 इंटू 10 की पावर 6 वाट और एनर्जी कितना दिया है 170 each nucleus of uranium atom is 170, ठीक है। तो 170 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 6 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19। अब ये 1 घंटे के लिए पूछ रहा है 3600 से मल्टीप्लाई कर दो तो 300 इंटू 3600 डिवाइडेड बाई 170 इंटू 1.6 है ना, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 चला गया, ये ऊपर आया 10 की पावर प्लस 19, तो ये एक जीरो से एक जीरो चला गया 1 2 3, तो ये कितना हो गया 22, तो 36 108 डिवाइडेड बाई 8, ये कितना हो गया 28 हुआ ना, ये 27 और 28 इंटू 10 की पावर 22 और 28 से डिवाइड हुआ 28 2 जा 56 2 जा 112, तो अप्रॉक्सीमेटली सही तो है क्योंकि 28 दूनी 56 दूनी 112 और 108 दिया मतलब 4, ठीक है 3.6 भी नहीं आएगा 3.9 आएगा 3.8 या 3.9 है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, पिछले प्रॉब्लम से 2013 का एम्स का प्रॉब्लम था जो रिपीटेड है, बस 3600 का मल्टीप्लाई करना। अगर ये बोलता 2 महीने का पावर रिक्वायरमेंट जो कि 2003 का पेपर है, 2003 में एम्स में 2 महीने का पूछा था, 1 घंटे का निकल गया, 24 का मल्टीप्लाई करोगे 1 दिन का आएगा, 60 का मल्टीप्लाई करोगे 2 महीने का, ठीक है। यस नीट 2021 तुक्का नहीं लगाना है, अच्छा रीड इट केयरफुली, इसमें कोई स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई ये कुछ नहीं है। कितना आ रहा है 9.4, देख लो बेटा पर न्यूक्लियन की बात कर रहा है, पर न्यूक्लियन कितना आ रहा है 260। स्टार्टिंग में कितना था बेटा ये 240, फिर किस में ब्रेक हुआ 120, मतलब ये 240 में था, फिर ये ब्रेक हुआ 120 प्लस 120, ऐसे 2 न्यूक्लियाई पे है ना, और फिर प्लस कुछ एनर्जी रिलीज किया होगा ना, तो जब ये 240 पे था तब इसका एनर्जी कितना था 7.6 नहीं अनफ्रेगमेंटेड का कितना मतलब 7.6, अनफ्रेगमेंटेड मतलब जब वो ब्रेक नहीं हुआ था, तो 240 मल्टीप्लाइड बाई 7.6 और ये इस तरफ कितना होगा 120, जब फ्रेगमेंट हो गया तो 120 इंटू 8.5 प्लस 120 इंटू 8.5, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ है ना। अब इसमें से इसको अगर माइनस करूँ तो आंसर आ जाएगा ना, है ना। तो 240 कॉमन ले लेता हूँ और 8.5 माइनस 7.6, तो 240 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 कर दो, दैट इज योर आंसर। सर 804 हाँ 804 क्यों बेटा 240 में 0.9 तो मल्टीप्लाई करना है, नॉट 9 का, तो पूरा आंसर ही बोल रहा हूँ ना, टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी आंसर ही तो आ रहा है। सी ऑप्शन जब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हिसाब से निकालते हैं ना एनर्जी, विदाउट उसकी निकाल नहीं सकती क्या, मतलब पर न्यूक्लियन
अच्छा केवल एक न्यूट्रॉन के लिए यहाँ टोटल एनर्जी यूज हुआ है तो पूरा काउंट करो। ये पूछ रहे हैं कि एक केवल अगर ये बोल रहे हैं एनर्जी यूज पर न्यूक्लियॉन तो हाँ ये हो गया बेटा। इसमें कोई डाउट आरिफ? नो सर, पक्का? मैं उसके ना थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया डायरेक्ट। ठीक, नो मिस्टेक्स। एम्स 2009, अच्छा एम्स 2009 का क्वेश्चन ये है, सॉरी इसको जो सॉल्व करेगा 5.4 सर आंसर। एक बार प्रोसेस से देखो, इसको जो सॉल्व करेगा मतलब वेरी गुड सर बताते हो करो करो। सर देख लीजिए सर। मैंने हिंट, अगर हिंट किया है मतलब कि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। फाइंड कर फाइंड कर इसमें भी मोमेंटम इक्वेशन लगाना पड़ेगा बेटा। मोमेंटम इक्वेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि रेस्ट पे कोई चीज है फूटा हुआ है ना। और Q वैल्यू को हमने ये दोनों काइनेटिक एनर्जी ऐड क्यों किया है? क्योंकि फूटने के बाद दो पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वही तो एनर्जी है, राइट? यस, फाइंड आउट फाइंड आउट फाइंड आउट। हमको क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है? एक तो मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक तो ये अप्लाई करो, है ना? ये अप्लाई करोगे तो एक 220 का मास नंबर का एटम है, एक अल्फा पार्टिकल इजेक्ट कर रहा है। क्या इजेक्ट कर रहा है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 4। तो ये जो दूसरा बनेगा वो किस मास का होगा? ठीक है। अब अगर इसकी वेलोसिटी v अल्फा है तो इसकी वेलोसिटी vy होगी। बस अब सॉल्व करो, आगे सॉल्व करो। फिर से बोल रहा हूँ, ब्रेक होने के बाद हमेशा अपोजिट ही जाएंगे, है ना? किसी एंगल पे नहीं जाएंगे। अगर 2 में ब्रेक हो रहा है, 3 में ब्रेक हो रहा है तो पॉसिबल है। और Q वैल्यू कितना दिया है बेटा? 5.5। ठीक है, वेरी गुड। एम्स 2009 बहुत लॉजिकल क्वेश्चन बनाता था। अच्छा, एम्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जेई के कुछ क्वेश्चंस हैं जो एम्स फॉलो करता है। जैसे जेई 2005 का एक क्वेश्चन था इसमें जो कि एम्स 2013 में पूछा है, 8 साल बाद। सेम क्वेश्चन। क्या होगा? बी ऑप्शन है, वो तो उसका तो बी ऑप्शन करो, सॉल्व करो। बी ऑप्शन रखा है। देखो मेरे से भी गलती होती है, मैं कभी कभी गलत आंसर भी चेक कर देता हूँ ना। गलती हुई है ना, गलत आंसर भी तो लगा देता हूँ। हो सकता है कि ये है लगा हो ये। सर ने तो आपके ऊपर बहुत भरोसा है, सेकंड ऑप्शन आंसर है। अरे सी डी मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम कंजर्व करोगे तो ये एटॉमिक मतलब ये मास ही तो है, ये भी क्या है? मास। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व करोगे तो मास ऑफ अल्फा इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ वाई वेलोसिटी ऑफ वाई। तो मास ऑफ वाई वेलोसिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाई। तो मास ऑफ अल्फा इज 4, वाई 16। ठीक है,
ये तो ये आ गया वी वाई बाई वी अल्फा आ गया 4/216। 4/216 कितना होता है बेटा? 1/54। तो ये रेशियो आ गया। Yes, sir. अब ये तुमको दिया हुआ है ना, पूछा किसका है? अल्फा का पूछा है ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 5.5 क्या दिया मेगा? Yes, sir. तो 10 की पावर 6 नहीं इसको मत लिखो क्योंकि आंसर किस में है? मेगा। तो इसको मत लिखो, मेगा को मेगा में ही रखो, है ना? 5.5। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा चाहिए ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अब यहाँ पे अगर रखोगे तो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई 1/2 m कितना है? 216 और यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी होगी? v y का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 क्या है? 4 इंटू वी अल्फा। वी अल्फा को मैं यहाँ से कर दूँ, वी अल्फा इज इक्वल टू 54 वी वाई, है ना? 54 वी वाई का स्क्वायर, तो 54 का भी स्क्वायर एंड ये तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला गया, 1/2 से 1/2 चला गया, ये 54 चला गया और इस 54 से एक और 54 चला गया, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज 1 प्लस 1/54 इज इक्वल टू 5.5। तो ये कितना होगा बेटा? 1 प्लस इसको मैं 50 मान लो, 50 मतलब 0.02 इज इक्वल टू 5.5। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा जो होगा 5.5 में 1.002 डिवाइड करोगे तो लिटिल लेस देन आएगा, हल्का सा कम। समझ में आया? तो ये प्रोसेस है एज का, जो कि बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। केवल क्या लगाना था? मोमेंटम कंजर्व करना था, वेलोसिटी के रिलेशन फाइंड करना था और काइनेटिक एनर्जी पता ही है 1/2 m अल्फा मतलब mv स्क्वायर। ठीक है? जिपमर 2016 का करते हैं एंड देन अच्छा ये निकाल लोगे। देखो क्या करना है, एक्चुअल में क्या करते हैं, हीलियम को अगर ऑक्सीजन बनना है तो क्या करना पड़ेगा? हीलियम का मास नंबर कितना होता है? 4 और ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है? 16। कितने हीलियम्स को मिलके ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा? 4। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई करो इससे और इसको माइनस कर दो, जो भी एनर्जी आया उसमें 931 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 इंटू 4.0026 माइनस 15.995, ये क्या आया बेटा तुम्हारा? डेल एम। अब जब ये डेल एम आ गया तो डेल एनर्जी क्या चाहिए? डेल एम मल्टीप्लाइड बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये डिफरेंस करो कितना आएगा? 16 और 26 दूनी 52 104। तो ये हो जाएगा 16.0104 माइनस, अब इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या आएगा? जो भी आएगा देख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना? कौन सा ऑप्शन? डी सर, डी ऑप्शन। अरे वेरी गुड। हाँ यही क्वेश्चन था बेटा जो 2005 में पूछा गया था और फिर जिपमर ने 2016 पे रिपीट किया, सॉरी 2013 में बोला था, 16 पे रिपीट किया, 11 साल के बाद, है ना? सोल्यूशन पूछे तो सॉल्यूशन एक बार कैसे लाया? ओके, हैप्पी एंडिंग न्यूक्लियाई का। न्यूक्लियाई से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना?